गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 21 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में किसे एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा रतन टाटा जी को। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा को एसोचैम एंटरप्राइजेस ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से सम्मानित किया है। तो उन्हें यह अवार्ड देश के डेवलपमेंट में उनके योगदान के लिए दिया गया है। अच्छा, आपको याद होगा कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडो इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने रतन टाटा जी को ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से सम्मानित किया। और अभी कुछ समय पहले इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया था। तो रतन टाटा से रिलेटेड ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिए, ये आप ध्यान रखना। बाकी नित्यानंद नायक, अभी कुछ समय पहले इन्होंने 2020 का सरला पुरस्कार जीता था। ऋचा चड्डा की बात करेंगे तो भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। और ऐश्वर्या श्रीधर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी ये। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में द मोस्ट प्रॉमिसिंग बिजनेस लीडर्स ऑफ एशिया अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा विवेक तिवारी को। तो अभी विवेक तिवारी को व्यवसाय के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए और कम आय वाले ग्रामीण और अर्ध शहरी उद्यमियों के सशक्तिकरण में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें ये द मोस्ट प्रॉमिसिंग बिजनेस लीडर ऑफ एशिया पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। क्या नाम है? विवेक तिवारी। बाकी कल ही पढ़ा था हमने विद्युत मोहन के बारे में, यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ के रूप में इनको चुना गया। डेविड एटनबर्ग कुछ समय पहले इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2020 से इनको सम्मानित किया गया था। और सुधा मूर्ति इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है ये, और उन्हें ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में जेवर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो आंसर होगा द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो उत्तर प्रदेश का है ये जेवर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जिसका नाम बदलकर द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश का जो अयोध्या हवाई अड्डा है उसका नाम भी बदला गया था। और नाम बदल के क्या कर दिया गया? मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा। अब ये उत्तर प्रदेश का हवाई अड्डा है। तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। देखो, इसकी कैपिटल लखनऊ है, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश की भी गवर्नर है। अभी आपको याद होगा आनंदीबेन पटेल ने ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट को शुरू किया था। और इन्होंने एक बुक भी लॉन्च की थी बाय बाय कोरोना नाम से, जिसको लिखा है डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव ने। अभी उत्तर प्रदेश की सूर सरोवर झील को रामसर साइट का दर्जा भी दिया गया। उसी तरह से पीलीभीत टाइगर रिजर्व यहाँ पे आपको मिलेगा, जिसने बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता था। बाकी अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान कल्याण मिशन शुरू किया किसानों के लिए। और मछली पालन के लिए मैदानी राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार मिला था। उसके अलावा अभी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण देने में पहले रैंक हासिल की उत्तर प्रदेश ने। और 2019 में सबसे ज्यादा घरेलू पर्यटक दर्ज किए गए उत्तर प्रदेश में ही। उत्तर प्रदेश सरकार ने यू राइज पोर्टल को लॉन्च किया था छात्रों को व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करने के लिए। और यौन अपराधों के मामले में महिलाओं के खिलाफ अपराध की जांच करने के लिए ऑपरेशन दुराचारी को भी शुरू किया था। उत्तर प्रदेश ने गौतम बुद्ध नगर में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने की भी घोषणा की है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश ने नवीन रोजगार छतरी योजना भी शुरू की थी। और वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। जियो टैग कम्युनिटी किचन शुरू करने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। और पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। अभी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर टेराकोटा को जीआई टैग भी मिला था। और बाल श्रमिक विद्या योजना भी शुरू की थी बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए। तो ये सब पॉइंट याद रखना उत्तर प्रदेश से। बढ़ते आगे। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन
को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज ये कहाँ पे बना है? तो आंसर होगा नालंदा। तो पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज ये बन गया है बिहार के नालंदा के राजगीर में। जबकि भारत का पहला ग्लास ब्रिज ये उत्तराखंड के ऋषिकेश में बना लक्ष्मण झूला है। तो आप इसे यूं भी तो बोल सकते हो कि ये भारत का दूसरा है और पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज है जो बना है बिहार के नालंदा में। तो ये आपको याद रखना है। बाकी मथुरा, उत्तर प्रदेश के मथुरा में बना है भारत का पहला एलिफेंट हॉस्पिटल। और तेलंगाना की जो कैपिटल है हैदराबाद, वहां पे दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर भी शुरू हुआ है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। फिर है इसरो के स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस के लिए समर्पित कंट्रोल सेंटर का क्या नाम है? तो आंसर होगा नेत्रा। नेत्रा की फुल फॉर्म होती है नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। तो ये जो नेत्रा है ये भारत के अंतरिक्ष की परिसंपत्तियों की निगरानी, ट्रैकिंग और सुरक्षा करेगा। या आप यूं भी कह सकते हो कि अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की निगरानी रखने के लिए जो नेत्रा है इसे लॉन्च किया गया है। अच्छा, यहाँ पे ये जो नाम है निंजा, ये नाम आपने जरूर सुना होगा। कुछ समय पहले इंडियन रेलवे ने रेलवे संपत्तियों की निगरानी और सुरक्षा के लिए निंजा ड्रोन को लॉन्च किया था। और ये जो भारत है, आपको याद होगा डीआरडीओ ने एलएसी वाले क्षेत्र में निगरानी रखने के लिए भारत ड्रोन डेवलप किया था और इसे इंडियन आर्मी को सौंप दिया था। अब यहां पे बात इसरो की है, तो इसरो के बारे में जान लीजिए। देखो, इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1969 में। इसके जो चेयरमैन हैं के शिवन है, जिन्हें रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसरो का मोटो होता है स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। फिर है हाल ही में किसने अपनी गो ग्रीन पहल शुरू करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा टाटा मोटर्स ने। तो इस पहल के तहत टाटा मोटर्स हर नए कमर्शियल व्हीकल की बिक्री के लिए और हर नए ग्राहक जो अपने वाहन को कंपनी में सर्विस के लिए लाएगा उनके लिए एक पौधा लगाएगी और ये पौधारोपण का पोषण भी करेगा और ग्राहक को एक सर्टिफिकेट और बागान के जियोटैग किए गए स्थान के साथ एक लिंक भी प्रदान करेगा। गो ग्रीन पहल के तहत जो कि शुरू किए टाटा मोटर्स ने ग्रीनरी को बढ़ाने के लिए। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडिटेरी डे, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 दिसंबर को। तो विश्व में एकता का संदेश देने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 20 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस घोषित किया और इसे मनाने का मकसद है लोगों को विविधता में एकता का महत्व बताते हुए जागरूकता फैलाना। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन आ गया। तो दिसंबर में जो भी इंपॉर्टेंट डे अभी तक हमने मनाए मैं आपको फिर से रिवाइज कराता हूं। अगर आपको याद है तो साथ साथ बोलते चलना। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया। 1 दिसंबर को बीएसएफ ने अपना 56वां स्थापना दिवस और नागालैंड ने अपना स्थापना दिवस मनाया था। 2 दिसंबर को 3 डे होते हैं, देखो, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे और अंतरराष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस। 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के रूप में मनाते हैं। 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया। 5 दिसंबर को एक तो वर्ल्ड सॉइल डे, विश्व मृदा दिवस और इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे मनाया। 7 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया और इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे के रूप में मनाया। 9 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाया। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया। 11 दिसंबर को एक तो यूनिसेफ डे और माउंटेन डे मनाया। सनु गैप दे देना। फिर 12 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस के रूप में मनाया और 12 दिसंबर को ही अंतरराष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया। फिर 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया और 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया था और 18 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया था और वर्ल्ड अरेबिक लैंग्वेज डे भी हमने मनाया था 18 दिसंबर को। तो दिसंबर में अब तक ये डे हम मना चुके हैं, तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में आईटीबीपी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मनोज सिंह रावत को। अच्छा, वैसे इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो तो एसएस देशवाल है और अब एडिशनल डायरेक्टर जनरल का नाम भी आपको याद रखना है, मनोज सिंह रावत, क्योंकि इनका नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये आईटीबीपी के पहले एडिशनल डायरेक्टर जनरल है।
बाकी अमित चड्डा, कल पढ़ा था हमने, लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के एमडी सीईओ बने। जेएस मुरलीधर, ये नाम इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब जो मैं ऑप्शन आपको बताऊंगा ध्यान से सुनना। जेएस मुरलीधर उड़ीसा के नए चीफ जस्टिस नियुक्त हुए। और उड़ीसा के जो अब तक चीफ जस्टिस रहे मोहम्मद रफीक, वो चल गए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में। जेके माहेश्वरी की बात करेंगे, सिक्किम हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस नियुक्त हुए। और एक और नाम हमने पढ़ा था हिमा कोहली का, याद होगा आपको, इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस बनी और तेलंगाना हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस बनने वाली पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है ये। तो ये नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट नाम रहेंगे आपके लिए। आईटीबीपी की बात करेंगे, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फुल फॉर्म हो गई। स्थापना 1962 में हुई थी और नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, अध्यक्ष मैंने आपको बता ही दिया, मतलब डायरेक्टर जनरल एसएस देशवाल है। बढ़ते हैं आगे। फिर है आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड। तो अभी आईसीसी ने साल 2022 में जो आपके महिला विश्व कप होने वाले हैं उसका शेड्यूल जारी कर दिया है। एक्चुअली में ये पहले 2021 में होने वाला था, फिर बाद में इसे स्थगित कर दिया गया 2022 के लिए। और कहाँ पे होंगे? न्यूजीलैंड में होंगे। अच्छा, न्यूजीलैंड से आपको जरूर याद होगा, अभी ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 जो आया था उसमें न्यूजीलैंड टॉप पे रहा था और भारत 111वें नंबर पे रहा था। बाकी मेंस वर्ल्ड कप जो आपके 2023 में होंगे वो भारत में होंगे। और श्रीलंका से हमने पढ़ा था अभी, एशिया कप जो 2021 में होंगे ये आपके श्रीलंका में होंगे। और क्रोएशिया में यूरोपियन कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा 2021 में। अब यहाँ पे बात न्यूजीलैंड की है, तो ये रहा मैप में न्यूजीलैंड। देखो, न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर और प्रधानमंत्री फिर से बन गई जेसिंडा अर्डर्न। कुछ समय पहले आपको याद होगा ओपन बजट सर्वेक्षण 2019 आया था, जिसमें बजट पारदर्शिता व जवाबदेही यानी कि बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के मामले में टॉप पे रहा था न्यूजीलैंड और भारत 53 नंबर पे रहा था। और 2021 में न्यूजीलैंड में जो एपेक्स समिट होने वाली थी उसको इसने रद्द कर दिया कोविड-19 के कारण। और एक नाम याद रखो, न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं रॉस टेलर। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 मैचेस खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने थे ये। इन्हें कुछ समय पहले सर रिचर्ड हेडली पदक से भी सम्मानित किया गया था। एक न्यूजीलैंड की प्लेयर और हैं, सोफी डिवाइन का नाम भी याद रखो, क्योंकि वुमेन बिग बैश लीग में अभी 100 छक्के लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी थी ये। और न्यूजीलैंड में ही एक खिलाड़ी आपने और सुना होगा, लियो कार्टर, एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के 7वें क्रिकेटर बने थे ये। तो ये नाम भी आप ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस देश को अगले 2 ओलंपिक में अपने ध्वज और नाम का उपयोग करने से प्रतिबंध कर दिया? तो आंसर होगा रशिया। एक्चुअली में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने अपनी जांच में पाया था कि रशिया के अधिकारियों ने डेटाबेस से छेड़छाड़ की, जिसके कारण रशिया पे 4 साल का बैन लगा दिया गया। फिर रशिया के कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स के पास अपने बैन के खिलाफ अपील करने पर 2 ओलंपिक में अपना झंडा और राष्ट्रगान का इस्तेमाल नहीं करने की सजा मिली उसे। बेसिकली आप कह सकते हैं रशिया पर डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने पे ये प्रतिबंध लगाए गए। अब बात रशिया की है, तो ये रहा मैप में रशिया। रशिया की कैपिटल मॉस्को है, करेंसी है रूबल और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और यहाँ के प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्तिन। रशिया की संसद को कहते हैं ड्यूमा और दुनिया का पहला 13वां न्यूक्लियर पावर प्लांट ये रशिया ने बनाया, जिसका नाम है अकाडेमिक लुमिनोसोन। अभी रशिया ने अंगारा A55 स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया था। रशिया के साथ अभी सितंबर में इंदिरा एक्सरसाइज भी किया था भारत ने। और रशिया ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का भी सफल परीक्षण किया था। और रशिया के एनर्जी स्पेस कॉरपोरेशन ने घोषणा की है कि वो 2023 तक पहले पर्यटक को स्पेस वॉक पर ले जाएगा। बढ़ते हैं आगे। फिर है भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव यानी कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 की थीम क्या है? तो आंसर होगा आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान। तो 22 दिसंबर 2020 से इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 का आयोजन किया जाएगा और ये वर्चुअली प्लेटफॉर्म पर आयोजित होने वाला सबसे बड़ा साइंस फेस्टिवल होगा। और इस फेस्टिवल का जो समापन है ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन यानी कि 25 दिसंबर को होगा। और थीम क्या है इसकी? आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान। पढ़ते हैं आगे।
फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में इकरा ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? तो आंसर होगा माइनस का 7.8%। इकरा ये भारत की रेटिंग एजेंसी जिसकी फुल फॉर्म होती है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। जीडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि अभी ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या रही? तो आंसर होगा 111। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया और इसमें टॉप पे आपको पता ही है न्यूजीलैंड रहा। और गाइस, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, स्टडी ग्रुप हो गया या फेसबुक अगर आप यूज करते हैं तो वहां पे इस वीडियो के लिंक को एक बार प्लीज शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आप लोगों का अगर सपोर्ट मिलता है तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो सपोर्ट जरूर करना। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।